प्यारे बच्चों, उत्पादन और लागत चैप्टर से आज हम लोग इस वीडियो में उत्पादन के महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अपने चैनल इकोनॉमिक्स क्लास पर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अर्थशास्त्र के बच्चों तक यह वीडियो जरूर पहुंचाएं ताकि वे भी इससे लाभान्वित हो सके। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला पॉइंट है उत्पादन फलन। तो भौतिक आगतों तथा भौतिक उत्पादन के बीच कार्यात्मक संबंध का अध्ययन करता है। मतलब उत्पादन फलन जो है वो भौतिक आगत हो गया आपका भूमि, श्रम, पूंजी, प्रबंध, साहस, ये भौतिक आगत हो गया, तथा भौतिक उत्पादन हो गया जो साधन मिल के उत्पादन करता है। जैसे आलू का उत्पादन किया, जूता का उत्पादन किया, तो वो भौतिक उत्पादन के बीच कार्यात्मक संबंध का अध्ययन करता है। मतलब आगत और निर्गत के बीच जो फलनात्मक संबंध होता है उसको हम लोग उत्पादन फलन कहते हैं। इसमें केवल भौतिक आगतों तथा उत्पादन को ध्यान में रखा जाता है, उनके बाजार मूल्य को नहीं। इसका फॉर्मूला है Q बराबर फंक्शन ऑफ KLAC1 - A। पूरा नहीं लिखा है, फिर से लिखते हैं Q बराबर फंक्शन ऑफ KLAC1 - A। इसका मतलब Q जो हो गया है आपका उत्पादन है, F जो है फलन है, और L और C जो है वो आपका साधन है। मतलब भौतिक आगत जिसको बोल सकते हैं, और Q जो है वो भौतिक उत्पादन है, और ये जो F है यही आपका फलनात्मक संबंध है जिसको हम लोग उत्पादन फलन बोले। मतलब उत्पादन और साधन के बीच जो संबंध को बताता है उसको हम लोग उत्पादन फलन करते हैं। उसके बाद है कुल उत्पाद। तो एक निश्चित समय में उत्पादित की गई वस्तुओं तथा सेवाओं की कुल मात्रा को कुल उत्पाद कहा जाता है। मतलब साधनों का प्रयोग करके जो भी हम वस्तु और सेवा का उत्पादन करेंगे उसी का जोड़ कुल उत्पादन कहलाएगा, जिसको हम लोग टीपी के रूप में दिखा सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है टीपी बराबर सिग्मा MP। ये फॉर्मूला है बच्चों। उसके बाद है सीमांत उत्पादन। तो परिवर्ती कारक की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से कुल उत्पादन में जो परिवर्तन होता है उसे सीमांत उत्पादन कहा जाता है। परिवर्ती कारक कौन हो गया? तो श्रम और पूंजी, ये है परिवर्ती कारक। मतलब जो समय के अनुसार से बदल सकते हम, चाहे वो अल्पकाल हो चाहे दीर्घकाल हो, ये समय के हिसाब से बदलते हैं वो साधन। और जो साधन स्थिर है, जैसे भूमि आपका स्थिर रहेगा, साहसी आपका स्थिर साधन है, तो वो स्थिर साधन है। तो एक परिवर्ती कारक में अगर हम वृद्धि कर रहे हैं और उससे कुल उत्पादन में जो वृद्धि होगा उसी को हम लोग सीमांत उत्पादन कहेंगे। सीमांत उत्पादन का फॉर्मूला है MP बराबर TPN - TPN - 1, या फिर MP बराबर डेल्टा TP बटा डेल्टा L। अब ये फॉर्मूला जो है ये कब लागू होगा? जब आपका TP संख्या में दिया रहे। संख्या में दिया रहेगा तब हम लोग ये फॉर्मूला को लागू करेंगे। और यदि संख्या में नहीं दिया रहेगा, जैसे TP बराबर दिया रहेगा AX² + B और बोलेगा इसका सीमांत उत्पाद निकालिए, तब ऐसी स्थिति में ये फॉर्मूला लगेगा। ये फॉर्मूला बताता है कि इसका हम लोग डेरिवेटिव निकाल देंगे। मतलब डेल्टा D डेल्टा TP बटा डेल्टा X बराबर हो जाएगा आपका 2AX। ये आपका सीमांत निकलेगा। तो इस फॉर्मूला के आधार पर हम लोग निकालेंगे। और सीमांत मतलब होता है अतिरिक्त इकाई। यहाँ डेल्टा TP कुल उत्पादन में परिवर्तन को बता रहा है, डेल्टा L काम में लगाए गए परिवर्ती कारक की इकाइयों में परिवर्तन को बता रहा है। कहने मतलब जो डेल्टा है वो परिवर्तन को बता रहा है, L है सो श्रम को बता रहा है, और TP जो है वो कुल उत्पादन को बता रहा है, MP सीमांत उत्पादन को बता रहा है। अगला है औसत उत्पाद। तो परिवर्ती कारक की प्रत्येक इकाई उत्पादन को औसत उत्पाद कहा जाता है। मतलब जो भी आपका कुल उत्पाद है उसको उत्पादित इकाई से अगर हम लोग भागा लगा देंगे तो आपका प्रति इकाई उत्पादन निकलेगा, जिसको हम लोग औसत उत्पाद कहेंगे। तो औसत उत्पाद का फॉर्मूला है AP बराबर TP बटा L। अगला पॉइंट है बच्चों, उत्पादन फलन के दो महत्वपूर्ण प्रकार है। तो पहला है समान अनुपात प्रकार, मतलब समान अनुपात प्रकार का उत्पादन फलन जिसमें उत्पादन की सभी स्तरों पर आगत अनुपात समान रहता है।
जो कि केवल दीर्घकाल में ही संभव है। और परवर्ती अनुपात प्रकार का उत्पादन फलन जिसमें उत्पादन में परिवर्तन होने के फलस्वरूप आगत अनुपात में भी परिवर्तन होता है। मतलब जो उत्पादन फलन है वो दो तरह के हैं। पहला है समान अनुपात प्रकार। समान अनुपात प्रकार मतलब हो गया जैसे पैमाने का प्रतिफल, मतलब इसमें जो भी परिवर्तन होगा वो समान स्तर पर होगा। जैसे अगर हम साधन 2 लिए तो उत्पादन 4 होगा, साधन को हम 4 बढ़ाएंगे तो उत्पादन मान लीजिए 8 हुआ, फिर साधन को हम 6 बढ़ाते हैं तो उत्पादन हो गया मान लीजिए 10 हो गया। तो यहाँ पर जो है समान अनुपात में मेरा साधन बढ़ रहा है, इसीलिए इसका नाम पड़ जाएगा समान अनुपात। और परिवर्ती अनुपात क्या हुआ, तो परिवर्ती अनुपात हो गया कि ये परिवर्ती मतलब जैसे जैसे हम साधन को बढ़ा रहे वैसे वैसे क्या होगा, उत्पादन तीव्र गति से बढ़ेगा, फिर स्थिर दर से बढ़ेगा और फिर घटने लगेगा। तो ये क्या हो रहा है, समय के साथ परिवर्तित हो रहा है, तो इसको हम लोग परिवर्ती अनुपात उत्पादन फलन बोलेंगे। अगला पॉइंट है कारक के प्रतिफल। तो यह वह अवधारणा है जिसमें अन्य कारकों को स्थिर रखकर उत्पादन के केवल एक ही कारक में परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पादन के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। मतलब उत्पादन के जो 5 साधन हैं, 5 में से 4 साधन को हम लोग स्थिर रखेंगे और एक साधन में परिवर्तित करने से जो उत्पादन में परिवर्तन होगा उसको हम लोग कारक के प्रतिफल कहेंगे। अगला पॉइंट है पैमाने के प्रतिफल। तो यह वह अवधारणा है जिसमें सभी कारकों में समान अनुपात में परिवर्तनों द्वारा उत्पादन के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। यहाँ जस्ट अभी हम बताए थे समान अनुपात, तो समान अनुपात या पैमाने के प्रतिफल एक ही है। उसके बाद है परिवर्ती अनुपात का नियम। तो परिवर्ती अनुपात का नियम बताता है कि स्थिर कारक के साथ जैसे जैसे परिवर्ती कारक की अधिक से अधिक इकाइयों का प्रयोग किया जाता है तो एक ऐसी स्थिति अवश्य आ जाती है जब परिवर्ती कारक का अतिरिक्त योगदान अर्थात परिवर्ती कारक का सीमांत उत्पाद कम होने लगता है। मतलब परिवर्तनशील अनुपात को हम लोग चल अनुपात का नियम भी कहते हैं, विविध अनुपात का नियम भी कहते हैं, साधन का प्रतिफल भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कुल उत्पादन बढ़ता है, उसके बाद ये है आपका सीमांत उत्पादन, ये है आपका औसत उत्पादन। तो यहाँ पर क्या है बच्चों कि जब कुल उत्पादन बढ़ता है तो सीमांत उत्पादन भी बढ़ता है, ये सीमांत उत्पादन का रेखा है, सीमांत उत्पादन भी बढ़ता है। और जब कुल उत्पादन घटती हुई दर से बढ़ता है यहाँ से यहाँ तक तो यह तेज़ी से घटने लगता है। और जब कुल उत्पादन अधिकतम होता है तो सीमांत उत्पादन क्या होता है आपका शून्य हो जाता है। और जब यह घटने लगता है कुल उत्पादन तो सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाता है। तो ये परिवर्तनशील अनुपात के नियम में होता है। परिवर्तनशील अनुपात के नियम के कारण, तो इसके क्या कारण है, तो कारकों की अविभाज्यता है, दूसरा है उत्पादन के स्थिर कारक है, तीसरा है स्थिर कारक का इष्टतम से अधिक प्रयोग और चौथा है अपूर्ण स्थानापन्न। अगला पॉइंट है परिवर्ती अनुपात के नियम का स्थगन। तो तब संभव है जब केवल प्रौद्योगिकी में सुधार किया जाए अथवा स्थिर कारक का कोई विकल्प खोजा जाए। मतलब परिवर्तनशील अनुपात का स्थगन, जैसे ये है आपका उत्पादन की रेखा, तो ये आपका बढ़ जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। तो ऐसा कब हो जाएगा, तो जब प्रौद्योगिकी सुधार हो या स्थिर साधन का कोई विकल्प खोजा जाए, तो इसको हम लोग कहते हैं परिवर्ती अनुपात के नियम का स्थगन। अगला पॉइंट है पैमाने के वर्धमान प्रतिफल। तो पैमाने के वर्धमान प्रतिफल उत्पादन की उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें यदि सभी कारकों को एक निश्चित अनुपात में बढ़ाया जाए तो उत्पादन में उससे अधिक अनुपात में वृद्धि होती है। ये आंतरिक किफ़ायतों के कारण लागू होते हैं। पैमाने का वृद्धिमान प्रतिफल बताता है कि जिस अनुपात में हम साधनों को बढ़ाते हैं उससे अधिक अनुपात में मेरा उत्पादन बढ़ता है। जैसे अगर हम साधन लिए 2 उत्पादन हुआ 4, साधन लिए 4 उत्पादन हो गया 8, साधन लिए 6 उत्पादन हो गया मेरा 12। तो जिस अनुपात में साधन बढ़ा रहे हैं, 2-2 का अनुपात में साधन बढ़ रहा है, 4 में 2 को घटा दीजिए तो 2 बचेगा, 6 में 4 को घटा दीजिए 2, और यहाँ उत्पादन कितना बढ़ रहा है, 8 में 4 को घटाएंगे 4, फिर 12 में 8 को घटाएंगे। तो यहाँ पर जिस हिसाब से साधन में वृद्धि हम लोग कर रहे हैं जो अनुपात में, उससे ज़्यादा अनुपात में मेरा क्या रहा, उत्पादन में वृद्धि हो रहा है। तो इसको हम लोग पैमाने के वृद्धिमान प्रतिफल कहेंगे। पैमाने का स्थिर
या समान प्रतिफल। तो पैमाने के स्थिर प्रतिफल उत्पादन की उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें यदि सभी कारकों को निश्चित अनुपात में बढ़ाया जाए तो उत्पादन में उसी अनुपात में वृद्धि होगी। मतलब अगर हम साधन लिए 2, उत्पादन हुआ 2, साधन लिए 4, उत्पादन हुआ 4, साधन को बढ़ाएं 6, मतलब 2 बढ़ा रहे हैं तो उत्पादन भी मेरा 6, मतलब जिस अनुपात में हम साधन को बढ़ा रहे हैं उत्पादन भी उसी अनुपात में बढ़ रहा है। तो इसको हम लोग पैमाने का स्थिर प्रतिफल कहेंगे। और इसका ग्राफ बच्चों इस तरह होगा, मतलब यहाँ से ये जो दूरी है ये हर बार क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो ये पैमाने का स्थिर प्रतिफल को बताएगा। उसके बाद है पैमाने का ह्रासमान प्रतिफल। तो पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें यदि सभी कारकों को निश्चित अनुपात में बढ़ाया जाएगा तो उत्पादन में उससे कम अनुपात में वृद्धि होगी। मतलब साधन 2, उत्पादन मान लीजिए हो गया 2, साधन बढ़ा दिए 4, उत्पादन हुआ 3। तो जिस अनुपात में साधन को बढ़ा रहे उत्पादन क्या हो रहा है, उससे कम अनुपात में बढ़ रहा है। मतलब यहाँ साधन हम 2 का अनुपात में बढ़ा रहे हैं, उत्पादन मेरा 1 का अनुपात में बढ़ रहा है। तो ये ह्रासमान प्रतिफल को बताएगा। उसके बाद है पैमाने के भीतरी किफ़ायतें। तो भीतरी किफ़ायतें वे किफ़ायतें हैं जो कोई फर्म अपनी निजी प्रयत्नों के फलस्वरूप प्राप्त करती है। अर्थात भीतरी किफ़ायतें वे किफ़ायतें हैं जो कोई अकेला कारखाना या अकेली फर्म बिना दूसरी फर्म की सहायता से प्राप्त करती। किफ़ायतें एक फर्म को अपने उत्पादन में वृद्धि करने से प्राप्त होती है तथा बिना उत्पादन बढ़ाए प्राप्त नहीं हो सकती है। अगला पॉइंट है पैमाने के आंतरिक किफ़ायतों के महत्वपूर्ण प्रकार है। तो पहला है तकनीकी किफ़ायतें, फिर है दूसरा प्रबंधकीय किफ़ायतें, फिर जोखिम संबंधी किफ़ायतें, चौथा क्रय विक्रय संबंधी किफ़ायतें, श्रम संबंधी किफ़ायतें और वित्तीय किफ़ायतें इत्यादि। पैमाने की बाह्य किफ़ायतें। तो बाह्य किफ़ायतों वे किफ़ायतें हैं जो किसी उद्योग या उद्योगों के समूह में उत्पादन वृद्धि के कारण सभी फर्मों को उस स्थिति में प्राप्त होती है जब समस्त उद्योग का विस्तार होता है। फिर है बाह्य किफ़ायतों के महत्वपूर्ण प्रकार है। तो ये प्रकार है केंद्रीयकरण या स्थानीयकरण की किफ़ायतें, दूसरा सूचना संबंधी किफ़ायतें और विकेंद्रीकरण की किफ़ायतें। तो बच्चों ये थे कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके परीक्षा उपयोगी है। इसको आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लागत के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। बाय बाय।